हेलो एवरीवन, वेलकम टू एआई साइंसेज। आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहने वाला है ग्रीन हाउस इफेक्ट। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए वीडियो को, ताकि मैक्सिमम लोगों तक जो है ये वीडियो पहुंच सके। ओके, तो आज का क्या टॉपिक है? ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो चलो शुरू करते हैं। छोटा सा टॉपिक है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? ए बिल्डिंग मेड ऑफ चीफली ऑफ ग्लास फॉर ग्लोइंग और शेल्टरिंग the delicate or exotic plant is called greenhouse. The air in the greenhouse is warmer than the outside air, though it receives less radiations. The occurrence of higher temperature inside a greenhouse than the outside, even though the interior receives less radiation, is known as greenhouse effect. ये हम आसान सी भाषा में क्या समझते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि जब हम कार में जो है शीशे बंद करके कार कहीं धूप में खड़ी करते हैं, कोई भी गाड़ी धूप में खड़ी करते हैं, तो उसके 10 मिनट या 15 मिनट या 20 मिनट बाद हम जब कार के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि कार के अंदर का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा होता है। कार के अंदर का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, इनसाइड टेम्परेचर, और आउटसाइड टेम्परेचर उतना नहीं होता। मीन्स अगर आउटसाइड टेम्परेचर जो है, अगर आउटसाइड में जो टेम्परेचर है वो अगर 25 डिग्री सेल्सियस भी है या 30 डिग्री सेल्सियस है, तो इनसाइड जो टेम्परेचर होगा वो मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जो है टेम्परेचर होगा। तो ये जो अंदर का टेम्परेचर जो है ज़्यादा है, कार के इनसाइड का जो अगर शीशे बंद हैं तो इनसाइड का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है बाहर के टेम्परेचर से। तो वो क्या इफेक्ट का, उस इफेक्ट को क्या बोलते हैं हम? ग्रीन हाउस इफेक्ट। वो किसकी वजह से होता है कि देखो, बाहर जो है ज़्यादा लाइट रेडिएशन जो है रिसीव हो रही है, लेकिन इनसाइड जो है कार के अंदर जो है लाइट रेडिएशन जो है कम रिसीव हो रही है। लेकिन उसके बावजूद भी जो है अंदर का कार के अंदर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ा हुआ है। तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा। उस इफेक्ट को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है। अब ये जो ग्लास की बिल्डिंग बनी हुई है जिसमें हम प्लांट्स वगैरह लगाते हैं, जैसे देखा होगा गांव वगैरह में या जो लोग भी खेती बाड़ी करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि जब कोई बीज लगाने होते हैं या छोटे छोटे प्लांटलेट्स वगैरह लगाने होते हैं, जब सीड्स वगैरह लगाते हैं या प्लांटलेट्स लगाते हैं, तो वो कहाँ पे लगाते हैं? एक शेड बनाते हैं। ठीक है, एक शेड बनाते हैं और शेड के ऊपर क्या डालते हैं? तरपाल डालते हैं, है ना, प्लास्टिक शीट डालते हैं। तो उस प्लास्टिक शीट के ऊपर क्या होता है, वो प्लास्टिक शीट जो है चारों तरफ से बंद कर देते हैं, और यहाँ पे छोटे छोटे प्लांटलेट्स मीन्स जिसे हम पनीरी भी कहते हैं ना, ठीक है, वो पनीरी जो है लगाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, आपने अगर देखा होगा कि उस शेड के अंदर जो है टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा होता है और बाहर जो है उतना टेम्परेचर नहीं होता है। तो उसको क्या बोलते हैं हम? वो जो शेड वगैरह जो बना है, वो जो ग्लास का शेड बना है या पॉलीथीन पेपर का शेड बना है, उसे हम कहते हैं ग्रीन हाउस। और जो हवा जो होती है ग्रीन हाउस के अंदर जो है ज़्यादा गर्म होती है एज़ कम्पेयर टू आउटसाइड। ठीक है ना, जो टेम्परेचर जो है वो बढ़ा हुआ होता है ग्रीन हाउस के अंदर, और बाहर के टेम्परेचर के मुकाबले में ग्रीन हाउस के अंदर का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होता है। हालांकि बाहर का जो आउटर जो एक्सटीरियर है, आउटसाइड जो है, वहाँ पे ज़्यादा जो है टेम्परेचर बढ़ा हुआ नहीं होता है, और वहाँ पे रेडिएशन भी ज़्यादा फॉल कर रही होती है, लेकिन अंदर रेडिएशन भी कम फॉल कर रही होती है, लेकिन अंदर का टेम्परेचर भी जो है ज़्यादा होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट। रीजंस क्या है उस ग्रीन हाउस इफेक्ट के? एक तो ग्लास हाउस, जो ग्लास वॉल्स जो बनाई है, जो ऊपर से ग्रीन हाउस के ऊपर से है, वो किस चीज़ की वो उनकी वजह से क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट। जैसे हम सोलर कुकर में भी पढ़ते हैं, जो सोलर कुकर है, सोलर कुकर, तो सोलर कुकर में क्या करते हैं हम कि जहाँ पे हम कंटेनर रखते हैं सोलर कुकर में, जिस बॉक्स में, उन कंटेनर के ऊपर जो है हम क्या करते हैं? ग्लास शीट रख देते हैं, ताकि वो अंदर क्या क्रिएट हो? ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है अंदर बने, अंदर प्रोड्यूस हो ग्रीन हाउस इफेक्ट, और जो है ज़्यादा हीट जो है प्रोड्यूस कर पाए सोलर कुकर। और दूसरा क्या फैक्टर है कि CO2 कंटेंट, कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट जो है ग्रीन हाउस के अंदर ज़्यादा है,
और वाटर वेपर्स का कंटेंट भी ग्रीन हाउस के अंदर ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, मीन्स हीट जो है, टेम्परेचर जो है राइज हो रहा है ग्रीन हाउस के अंदर। अब हम देखते हैं कि क्या है। जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट अगर हम समझें तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या है, जैसे ये सन, यहाँ से क्या है रेडिएशन फॉल हो रही है, तो सन से कौन कौन सी रेडिएशन फॉल्स होती है, अल्ट्रावायलेट रेज भी फॉल होती है, ठीक है, और इंफ्रारेड भी, और विजिबल लाइट, और विजिबल लाइट भी। तो ये जो इंफ्रारेड रेज हैं ये क्या काज करती हैं, हीटिंग इफेक्ट काज करती हैं। तो ये रेज जो जब फॉल करती है, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है, ये जो है ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है, ठीक है, और ये अर्थ की सरफेस है। ये सनलाइट, सन रेडिएशन जब फॉल करती है अर्थ की सरफेस पे, तो वहां पे क्या होता है, अर्थ की सरफेस जो है हीट अप हो जाती है, ठीक है, और जो भी बॉडी हीट होती है तो वहां से कौन सी रेडिएशंस निकलती हैं, इंफ्रारेड रेडिएशंस, IR रेडिएशंस। IR रेडिएशंस निकलती हैं गर्म बॉडी से। देखो ड्यूरिंग कोविड-19 क्या होता था कि जब भी हम कहीं मॉल वगैरह में जाते हैं इस पैंडेमिक के टाइम पे, तो क्या करते थे, एक थर्मोमीटर होता था, थर्मल स्कैनर, जिसे हम क्या कहते हैं, थर्मल स्कैनर, थर्मल स्कैनर। उस थर्मल स्कैनर से, हालांकि वो बॉडी से टच नहीं करते थे, कुछ दूरी पे 2-4 इंच या 6 इंच की दूरी से जो है उस पे जो है हमारा टेम्परेचर आ जाता था। तो वो किसकी वजह से होता था, वो थर्मल स्कैनर क्या होता था, इंफ्रारेड थर्मल स्कैनर, IR थर्मल स्कैनर होता था। और एक बात हमेशा याद रखना, ये जो IR रेज हैं ये क्या है, लॉन्गर वेवलेंथ, लॉन्गर वेवलेंथ की रेज होती हैं, वेवलेंथ की रेज होती हैं, ये याद रखना। तो इनकमिंग सोलर रेडिएशंस आए अर्थ सरफेस पे, अर्थ सरफेस को हीट किया, अर्थ सरफेस से अब जो इंफ्रारेड रेडिएशंस निकलेंगी तो वो एटमॉस्फेयर में हमारे क्या प्रेजेंट होती हैं, ग्रीन हाउस गैसेस। तो वो एटमॉस्फेयर हमें क्या करेगा, वो इंफ्रारेड रेडिएशंस को ट्रैप कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो उस जब वो एब्जॉर्ब कर लेगा तो अर्थ का एटमॉस्फेयर क्या हो जाएगा, हीट अप हो जाएगा, मीन्स वार्म हो जाएगा, वो गर्म हो जाएगा। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मीन्स बहुत कम जो है इंफ्रारेड रेडिएशन जो है एस्केप हो पाती है अर्थ के एटमॉस्फेयर से, मैक्सिमम जो है ट्रैप हो जाती है अर्थ के एटमॉस्फेयर में, और वो जो है क्या करते हैं, एक ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करते हैं पूरे अर्थ के ऊपर। उसको हम क्या कहते हैं, उस इफेक्ट को कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है ऑन अर्थ, इसमें क्या है कि देखो अगर अर्थ पे के ऊपर जो है एटमॉस्फेयर नहीं हो, अगर अर्थ के इर्द गिर्द जो है एटमॉस्फेयर नहीं हो, तो अर्थ का सरफेस का एवरेज टेम्परेचर क्या होगा, अबाउट -18 डिग्री सेल्सियस, मीन -18 डिग्री सेल्सियस जो है एवरेज टेम्परेचर होगा अगर अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर नहीं होगा, जो कि किसकी तरह होगा, मून की तरह, चांद की तरह, ठीक है। और लेकिन अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर भी है, और आज जो है अर्थ का एवरेज जो है टेम्परेचर जो है कितना है, 15 डिग्री सेल्सियस जो है अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है। अब ये ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती हैं कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है काज करवाती हैं, तो कौन कौन सी गैसेस है, मेनली इसमें हम पढ़ेंगे 3-4 गैसेस। एक है कार्बन डाइऑक्साइड, देन मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, मीन नाइट्रोस ऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2, इसके क्या सोर्स है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल जो बर्न करते हैं, चाहे हम घरों में करें, ऑटोमोबाइल्स में करें, इंडस्ट्रीज में करें, तो वहाँ से जो है कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और इनका इसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है ग्रीन हाउस इफेक्ट की प्रोड्यूस करने में। अबाउट 60% जो है कंट्रीब्यूशन किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड का। देन है दूसरे नंबर पे है मीथेन का, CH4। ये कहाँ से, इसके क्या सोर्सेज हैं, मार्शेस, पैडी फील्ड्स, कैटल शील्ड, या बायोगैस, बायोगैस प्लांट्स में भी जो है बायोगैस जो बनती है उसमें जो अबाउट 70-75% जो है मीथेन होती है, और इसका कंट्रीब्यूशन कितना है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए, 20%। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, दो मेन फॉर्म्स है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की, CFC11 और HCF23। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, एज ए कूलेंट यूज़ करते हैं हम रेफ्रिजरेटर्स में, एसीज में, फायर एक्सटिंग्विशर्स में, और फोम वगैरह बनाने के लिए सॉल्वेंट्स में यूज़ किया जाता है, और इनका कंट्रीब्यूशन कितना है, 14%। और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, या नाइट्रोस ऑक्साइड्स N2O, ये कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर से या फर्टिलाइजर से, और इनका कंट्रीब्यूशन कितना है, 6%।
परसेंट जो है इनका कंट्रीब्यूशन है ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करने में। इसके अलावा वाटर वेपर्स, क्लाउड्स, डस्ट पार्टिकल्स और ओजोन जो है आल्सो कंट्रीब्यूट इन ग्रीन हाउस इफेक्ट। एक चीज़ आपने और देखी होगी, खासकर जो ठंड वाले इलाके हैं जहाँ पे कोहरा वगैरह पड़ लगता है। कोहरे का क्या मतलब है कि सुबह सुबह जो है जहाँ कहीं भी पानी जमा होता है वहाँ पे वो पानी जो है फ्रीज हो जाता है। तो हमने अक्सर देखा होगा किस कंडीशन में, जब सर्दियों के टाइम में मीन्स जनवरी फरवरी के टाइम पे क्या होता है कि जब आसमान साफ है, मीन्स आसमान में कोई बादल नहीं है, आसमान जो क्लियर स्काई है, उस दिन जो है कोहरा पक्का लगता है। क्योंकि उस दिन उस टाइम पे क्या होता है कि टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा माइनस में चले जाता है। लेकिन जिस टाइम पे क्लाउड्स वगैरह है आसमान पे, उस सुबह जो है उस रात को जो है वो कोहरा नहीं लगता है। मीन्स जहाँ जहाँ पे पानी के डिचेस में भी जहाँ पे भी पानी है वहाँ पे वो पानी जो है बर्फ नहीं बना होता है। उसकी क्या वजह होती है कि क्लाउड्स वगैरह की वजह से जो दिन में अर्थ ने जो है इंफ्रारेड रेडिएशंस ट्रैप की हैं, तो वो जब इमिट होंगी तो वो क्लाउड्स वगैरह जो है उन्हें पकड़ लेगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करेगा और उसकी वजह से जो है एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर जो है ज़्यादा हो जाएगा और वो कोहरा नहीं लग पाता। और इन लास्ट डिकेड जो है अर्थ एटमॉस्फेयर जो है कितना राइज हुआ है, 0.6 डिग्री सेल्सियस। है तो बहुत कम लेकिन है बहुत खतरनाक। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट की आपको समझ आ गई। और ये ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है एक जगह पे नहीं होता, तमाम पूरे ग्लोब में हो रहा है। तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। पूरे अर्थ एटमॉस्फेयर को गर्म कर रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग मीन्स अर्थ एटमॉस्फेयर का गर्म होना, अर्थ का गर्म होना, उसे हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। और इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स फॉर मिटिगेटिंग ग्लोबल चेंज, कुछ इंटरनेशनली इनिशिएटिव्स लिए गए हैं ग्लोबल चेंज के रिलेटेड। और ये ग्लोबल चेंज इसमें दोनों आएंगे, हमारी ओजोन डिप्लीशन भी, ओजोन डिप्लीशन भी, और जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट मीन्स ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो पहला इनिशिएटिव क्या था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये जो है 16 सितंबर 1987 में हुआ था और 27 कंट्रीज ने जो है इस पे साइन किया था। और यहाँ पे क्या एग्रीमेंट हुआ था कि टू लिमिट द प्रोडक्शन ऑफ ओडीएस। ओडीएस का क्या मतलब है, ओडीएस मीन्स ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस जो हैं जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, कि इनकी जो है प्रोडक्शन में लिमिट कर देना, कि इन्हें जो है इनकी इमिशन जो है कम हो एटमॉस्फेयर में। ये था मेन मुद्दा किसका, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का। उसके बाद अर्थ समिट हुआ था, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट वाज हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील। ये कहाँ पे हुआ था, ब्राज़ील में, इन 1992। और इसे जो है इस कॉन्फ्रेंस को पॉपुलरली क्या कहा जाता था, अर्थ समिट। और यहाँ पे क्या कहा था, इन्होंने कहा था टू लिमिट द इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। मीन्स ग्रीन हाउस गैसेस जो है इनकी प्रोडक्शन जो ज़्यादा हो रही है, इनकी प्रोडक्शन में हमने क्या है, लिमिट लगानी है कि ये कम से कम जो है प्रोड्यूस हो। और कम से कम जब प्रोड्यूस होंगी तो ग्रीन हाउस इफेक्ट मीन्स ग्लोबल वार्मिंग में भी जो है हम कंट्रोल कर सकते हैं। और थर्ड वन क्या था, क्योटो प्रोटोकॉल। ये कहाँ पे हुआ था, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ये हुई थी दिसंबर 1997 में, दिसंबर 1997 में। कहाँ पे, जापान में। और इसका मेन मुद्दा क्या था, टू रिड्यूस द इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस एट ए लेवल ऑफ 5%, एट ए लेवल ऑफ 5% का 1990 का जो लेवल था उससे कम 5% जो है कम हमने जो है इमिशन करनी है ग्रीन हाउस गैसेस की। कब तक, 2008 या 2000
2008 से लेके 2012 तक जो है, 2008 से लेके 2012 तक जो है ये इमिशन जो है 5% घटनी चाहिए। ये जो है मेन मुद्दा था इस कॉन्फ्रेंस का। नेक्स्ट देखते हैं हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखो इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, जिसे हम क्या कहते हैं, GWP। इसमें क्या था, इट डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ ईच गैस ऑन द ग्लोबल वार्मिंग। मीन्स हर एक गैस का, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो या इसके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो या मीथेन हो, उस गैस का क्या इम्पैक्ट है ग्लोबल वार्मिंग पे। तो इसे क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल किसी गैस का। द ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल for a gas is measured to the total energy that a gas absorb over a particular period of time, usually 100 years as compared to कार्बन डाइऑक्साइड। मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड के रेफरेंस में हम देखते हैं कि कोई गैस जो है कितने मतलब एक टाइम पीरियड में जो है कितनी एनर्जी जो है एब्जॉर्ब करती है, उसे क्या कहते हैं हम, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। और इफेक्ट्स क्या क्या है इसके, कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल होगा तो उसके वजह से क्या इंक्रीज होगा, ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशन जो है एटमॉस्फेयर में इंक्रीज हो जाएगी। उसकी वजह से क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग। उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। मीन्स वेदर के ये जो साइकिल्स हैं, वेदर साइकिल्स जो हैं, इनमें डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होगी। मीन्स समर जो है ज़्यादा ही लंबे हो जाएंगे, विंटर्स जो है ज़्यादा ही छोटे हो जाएंगे। उसकी वजह से जब ग्लोबल वार्मिंग होगी तो मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स शुरू हो जाएगा। आइस कैप, पोलर आइस कैप्स जो है मेल्ट होने शुरू हो जाएंगे। जब वो मेल्ट होने शुरू हो जाएंगे तो फ्लडिंग या राइजिंग सी लेवल हो जाएगा। उसकी वजह से क्या है कि फ्लड्स आएंगे, और वो फ्लड्स कहाँ पे जाएंगे, सी लेवल, सी में जाएंगे, और सी को का लेवल जो है बढ़ा देंगे। जब सी का लेवल बढ़ा देंगे तो लो लेवल कोस्टल एरियाज जो हैं, जो समुद्र के आसपास के एरियाज जो हैं, वो सबमर्ज हो जाएंगे इसमें, और लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन होगी उसके बाद इकोसिस्टम की। मीन्स इकोसिस्टम जो है लार्ज स्केल पे उसकी डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी। सी लेवल बढ़ जाएंगे और आसपास का जो भी इकोसिस्टम है उसको जो है वो डिस्टर्ब कर लेगा। और उसके साथ साथ जो है कुछ स्पीशीज़ जो है एक्सटिंक्ट भी हो जाएंगी। कुछ स्पीशीज़ जो उन इकोसिस्टम में पर्टिकुलरली रहती थी वो भी ख़त्म हो जाएंगी। ये इफेक्ट्स थे किसके, ग्रीन हाउस इफेक्ट मीन ग्लोबल वार्मिंग के। और एक नया है एल नीनो। एल नीनो क्या है, एल नीनो क्या समझेंगे, इसी प्रोसेस है। इसमें क्या है कि जो सरफेस वाटर की सरफेस एरिया है, मीन्स सी वाटर जो है उसकी सरफेस का जो है टेम्परेचर बढ़ जाएगा। लेकिन इतना बढ़ेगा कि वो जो वाटर है वो वाटर वेपर्स नहीं बन पाएंगे। मीन्स टेम्परेचर जो है ज़्यादा नहीं बढ़ेगा कि उसको जो है मीन्स इवेपोरेशन हो जाए, लेकिन वहाँ से क्या है गर्म हवाएं उठेंगी। वो गर्म हवाएं क्या है ऊपर जाके क्लाउड्स बनाएंगी, लेकिन उन क्लाउड्स में पानी नहीं होगा। और वो क्लाउड्स जो है हमें दिखेंगे कि बादल तो हैं लेकिन बारिश नहीं होगी। मीन्स वो क्लाउड्स जो है प्रेसिपिटेट नहीं करेंगे। तो ये एल नीनो जो है ये कंडीशन है, ठीक है। मीन्स गर्म हवा के बादल तो बन रहे हैं, लेकिन वहाँ से क्योंकि उन बादलों में पानी तो है नहीं, वाटर वेपर्स तो है नहीं, तो वो प्रेसिपिटेट करने वाले नहीं है। वहाँ से प्रेसिपिटेशन, बारिश जो है हमें हासिल नहीं होगी। अगर बारिश नहीं होगी तो एग्रीकल्चर जो है, मोस्ट ऑफ एग्रीकल्चर जो है किस पे डिपेंड करता है, रेंस पे, तो वो भी जो है डिस्टर्ब हो जाएगा। और ये जो एल नीनो जो है ये क्या है, एक टेम्परेरी चेंज है। ये टेम्परेरी चेंज है, लेकिन कुछ सालों में, जो 2-3 सालों से ये कंटिन्यू हो रहा है। मीन्स ये परमानेंट होने की तरफ जो है शिफ्ट हो रहा है। जब अगर परमानेंट होने की तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमें बादल भी दिखेंगे लेकिन बरसात नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड फर्टिलाइजेशन इफेक्ट। ये एक पॉइंट है, एक टर्म है, ये याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड फर्टिलाइजेशन इफेक्ट। ये क्या है, रेस्पॉन्स ऑफ plants to the increased level of CO2। इसको क्या कहते हैं, प्लांट्स का क्या रेस्पॉन्स होगा इंक्रीज लेवल ऑफ CO2 में, तो उसे हम क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड फर्टिलाइजेशन इफेक्ट। उस इफेक्ट को क्या कहते हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए
और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, थैंक्स।